Hello everyone, welcome back to my channel once again. Now we are going to start with the revision series with the chapter registration. Yes, what I am going to cover in this revision series that every chapter will be from the study material only, plus the November 2022 amendments will also be there, and I'll be focusing on two most important things. Number one, methods and ways how to retain the टॉपिक सो दैट एग्जाम टाइम में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए, जो छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है ना एग्जाम टाइम में आती है जो हमें, वो ना आए। एंड एक और चीज, जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के टाइम पे कौन कौन सी चीजें हमें स्टक करती हैं, वहां पे भी मैं आपको फोकस करवाने वाली हूँ। चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आई विल बी कवरिंग इन 2 पार्ट्स, मैक्सिमम 2 पार्ट्स या 3 में मैं उसको कवर करूंगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगी प्लीज वैसे वैसे क्या करना है आप लोगों ने। डेली द चैप्टर द टॉपिक्स आई एम टेकिंग अप फॉर अ डे, प्लीज एंड टू एंड उसके आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस करके सुना है। जैसे टॉपिक रिवाइज करोगे, इसको टॉपिक को अच्छे से सुनना, उसके बाद डायरेक्ट अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पे जंप कर जाना। दैट्स माय प्रॉमिस, क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिवीजन। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना है, सेक्शन 22 क्या बोलता है, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट एनालिसिस से कराऊंगी सो दैट हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। किस किस को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन सा सप्लायर है, गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लायर है, कौन सी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन वहां लेना पड़ेगा जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। नंबर 1, एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम विच ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। कहां से करता है वो टैक्सेबल सप्लाई, जहां से करता है वहां से उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। कब लेना है रजिस्ट्रेशन, इन एनी केस नहीं, रजिस्ट्रेशन उसको तभी लेना है जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट जो गिवन है उससे एक्सीड कर रही है, बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट से जो है उससे एक्सीड कर रही है। ध्यान से सुनना, 2 चीजें मैंने बोली, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट का मतलब क्या है, एक पैन के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है सबको ऐड कर दीजिए, ऑल द ब्रांचेस अंडर द सेम पैन विल बी इंक्लूडेड। टर्नओवर का मतलब क्या, टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से टर्नओवर इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से टर्नओवर का मतलब क्या, टैक्सेबल भी होती है टर्नओवर, एग्जम्प्ट भी होती है, एक्सपोर्टेड भी होती है, बहुत सारी टर्नओवर होती है। तो कौन कौन से टर्नओवर को टाई करेंगे, कौन कौन से टर्नओवर को बांध लेंगे, टाई कर लेंगे। टाई ही इसका निमोनिक है। टी से क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर, टी से टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। ध्यान रखना, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई माना जिसके लिए मैं सप्लायर हूं, मेरे लिए जो सेल्स पोर्शन में कवर होती है आउटवर्ड सप्लाई। कौन कौन सी सप्लाई कवर होगी आउटवर्ड में, टैक्सेबल कवर होगी, बिल्कुल कवर होगी। ई से क्या आएगा, ई से एक्सपोर्ट वाली भी आउटवर्ड सप्लाई कवर होगी, एग्जम्प्टेड वाली भी आउटवर्ड सप्लाई कवर होगी, इंटरस्टेट वाली भी कवर होगी। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, बट क्या क्या चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, किन किन चीजों को बांधना है, टाई को बांध लेना है, किस किस चीजों को नहीं बांधना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, इन चीजों को हमने नहीं बांधना है, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार मत करो, कंपनसेशन सेस को भी नहीं लेना है। एक और पॉइंट, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच आरसीएम में टैक्स दिया है। मान लो मैंने कोई परचेज करा है जिसपे आरसीएम में टैक्स देना था, आई हैव परचेज समथिंग ऑन विच टैक्स हैज टू बी पेड अंडर द आरसीएम, तो क्या मेरे लिए वो आउटवर्ड सप्लाई है, नो, दैट इज इनवर्ड सप्लाई। इवन दो आई हैव पेड द टैक्स ऑन इट, इवन दो आई हैव पेड द टैक्स ऑन इट, still it will be considered as the inward supply. So inward supply जिसपे मैंने आरसीएम में टैक्स दिया है, that should not be included in the aggregate turnover. अब दूसरी बात, मैंने ऐसी आउटवर्ड सप्लाई करी है जिसपे सामने वाली पार्टी आरसीएम में टैक्स देगी, तो क्या मेरी में ऐड होगा, बिल्कुल मेरे लिए तो एग्जाम्प्ट होगी ना, काइंड ऑफ मेरे लिए तो आउटवर्ड सप्लाई होगी, तो वो मेरे में ऐड हो जाएगी। सामने वाली पार्टी जो आरसीएम में लेकर टैक्स दे रही है उसमें ऐड नहीं होगी। क्या पढ़ा हमने, फटाफट से रिकॉल करो मेरे साथ। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या, एग्रीगेट का मतलब बहुत सारी चीजों को क्लब कर देना, टर्नओवर को क्लब कर देना। कौन सी टर्नओवर को क्लब कर देना, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में बहुत सारी टर्नओवर आ जाती हैं, कौन कौन सी टर्नओवर को बांधना है, टाई करना है, टाई वाली टर्नओवर को बांधना है। टी से टैक्सेबल, आई से इंटरस्टेट, ई से एग्जम्प्टेड, ई से एक्सपोर्ट, ई से एग्जम्प्टेड, ई से एक्सपोर्ट। किन किन चीजों को नहीं बांधना है, लूज छोड़ देना है,
CGST, SGST, UTGST, IGST, कंपनसेशन सेस प्लस ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिसपे मैंने RCM में टैक्स दिया है, बिकॉज मेरे लिए वो परचेज है, मेरे लिए वो सप्लाई सेल नहीं मानी जाएगी। यहां पर हो गया हमारा कवर बेसिक सा पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिक्कत देता है। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। लर्न मैं ट्राई करूंगी आपको साथ साथ में हो जाए। चलो उसके बाद जो जो पॉइंट है सेपरेट वो भी मैं लेती चलूंगी। क्या बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सारे ब्रांचेस के टर्नओवर में इंक्लूड कर लो अंडर द सेम पैन। एक पैन के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है सबके टर्नओवर को एग्रीगेट कर लो। उसके बाद क्या बोलता है एक्सपोर्टेड एग्जाम्प्टेड को भी ऐड कर दो। मेन पॉइंट आ जाओ, मेन पॉइंट आ जाओ। मेन पॉइंट क्या है, मान लो मैं एक पर्सन हूं जो मैं अपने बिहाफ पे सप्लाई कर रही हूं कस्टमर को, वो तो मैं ऐड ऑन करूंगी बिकॉज दैट इज अ टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई फॉर मी। एंड इन केस आई एम सप्लाइंग एज अ एजेंट, मैं किसी और की गुड्स को सप्लाई कर रही हूं एज एन एजेंट अपने नाम पे, तो मेरी वो ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। इसके लिए एग्जांपल है, देखना, चाहे मैं खुद के बिहाफ पे कर रही हूं चाहे वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रही हूं, मेरी टर्नओवर में वो ऐड ऑन होगा। जहां जहां मैं स्टार मार्क कर रही हूं प्लीज मार्क इट ऑल्सो बिकॉज क्वेश्चन में वहां पर डाउट क्रिएट हो जाता है। अभी इजी लगता है, क्वेश्चन में डाउट क्रिएट हो जाता है। मोहिनी एंटरप्राइजेज ने मुझे बेस्टफोर्ड को क्या करा, एजेंट बना लिया अपना। मैं क्या करती हूँ बेस्टफोर्ड, मैं अपनी तो गुड्स बेच ही रही हूँ बट एट द सेम टाइम आई एम सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मोहिनी एंटरप्राइजेज ऑल्सो। तो मेरी सप्लाई में क्या क्या ऐड होगा, मेरी सप्लाई में वो तो सप्लाईज होंगी विच आई एम सेलिंग ऑन माई बिहाफ and also those supplies which I am selling on the behalf of the Mohini Enterprises, which I am supplying on the behalf of the Mohini Enterprises, ये भी एड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क। मैं जॉब वर्कर हूं, मैंने कुछ गुड्स पे काम किया एंड डायरेक्टली सप्लाई कर दी फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्क। अब जॉब वर्क रजिस्टर्ड भी हो सकता है। केस सुनिए मेरे साथ, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजी, तो क्या होगा, अब जॉब वर्कर के केस में दो केस, फर्स्ट वन जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। इन केस जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड इट्स ओके, प्रिंसिपल कैन सप्लाई द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द जॉब वर्कर डायरेक्टली। इन केस जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड, principal can supply the goods from the job worker's place only if he has shown the job worker's place as additional place of business। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं एज अ जॉब वर्कर तो प्रिंसिपल मेरे प्लेस से डायरेक्टली तभी गुड सेल कर पाएगा डायरेक्ट कंज्यूमर को अगर उसने अपने रजिस्ट्रेशन में मुझे एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है। तो क्या बोला जाएगा, job worker not included in this aggregate turnover, value of the goods after completion of the job work supplied directly, मेरे premise से डायरेक्टली अगर सप्लाई किया है not be included in its aggregate turnover। चलिए उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था, एग्रीगेट टर्नओवर जब बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगी, एग्रीगेट टर्नओवर जब बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगी तभी हम रजिस्ट्रेशन लेना है, तभी हमने रजिस्ट्रेशन लेना है। वो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या, 1 सेकेंड प्लीज। वो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो सेपरेट स्टेट्स के लिए सेपरेट लिमिट है, उसको लर्न करवाने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। चलिए हम फटाफट से लर्न कर लेंगे सो दैट किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले कुछ स्टेट्स आते हैं जिनका निमोनिक है M²NT, कुछ स्टेट्स आते हैं जिसका निमोनिक क्या है M²NT। M²NT माना मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर आपने इन स्टेट से सप्लाई करी है किसकी, चाहे वो गुड्स की करी है, चाहे वो सर्विसेज की करी है, चाहे वो आपने दोनों की मिलाकर करी है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपके लिए कितनी मानी जाएगी, 10 लाख मानी जाएगी। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की कितनी मानी जाएगी, 10 लाख मानी जाएगी। स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। कौन कौन से स्टेट हैं जिनका निमोनिक है स्टैंप ऑफ उत्तराखंड, स्टैंप ऑफ उत्तराखंड, स्टैंप ऑफ उत्तराखंड। ऐसे आएगा सिक्किम, ऐसे सिक्किम, टी से तेलंगाना, ऐसे सिक्किम, टी से तेलंगाना, ऐसे सिक्किम, टी से तेलंगाना, ए से अरुणाचल प्रदेश, एम से मेघालय, एम से मेघालय,
पी से आएगा हमारे पास पुंडुचेरी, पी से आएगा पुंडुचेरी। स्टैंप ऑफ उत्तराखंड, इन स्टेट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 20 लाख। चाहे आप गुड्स बेच रहे हो, चाहे आप सर्विसेज बेच रहे हो, चाहे आप क्लब करके कंबाइन करके दोनों बेच रहे हो, थ्रेशोल्ड लिमिट इज द 20 लाख। 20 लाख स्टेट के लिए, स्टैंप ऑफ उत्तराखंड के लिए। एम स्क्वायर एंटी के लिए कितना है मेरे साथ रिपीट कीजिए? 10 लाख। एंड स्टैंप ऑफ उत्तराखंड के लिए कितना है? 20 लाख। उसके बाद कुछ ऐसी स्टेट जिनका टर्नओवर क्या होगा? हज पर गई कुछ बाकी स्टेट कहाँ गई? ऑल अदर स्टेट के साथ हज कवर हो जाएगा। ऑल अदर स्टेट जो भी बच गई, हज माना हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू कश्मीर। अब कंफ्यूजन का पॉइंट, हमें क्या होगा? निमोनिक तो याद रह जाएगा बट कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला ए कौन सा है, ये वाला ए कौन सा है। इसको लर्न करने का तरीका, हज छोटा है तो इसके साथ असम आ जाएगा, है ना? हज छोटा है तो इसके साथ असम आ जाएगा। एंड स्टैंप बड़ा है तो इसके साथ इसके साथ क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो लर्न हो गया हमें। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिट क्या है? अगर हज प्लस अदर स्टेट्स हैं, अगर आप वहां से कंबाइंड चीजें बेच रहे हो, गुड्स प्लस सर्विसेज, तो 20 लाख की लिमिट रहने वाली है। बट इन केस आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, इन केस यू आर सेलिंग द एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में डील कर रहे हो, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 40 लाख। ध्यान रखना 40 लाख लिमिट तभी हो जाएगी इन केस आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में डील कर रहे हो। इसके साथ साथ एक बड़ी 3 स्टार मार्क करो। कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है जो क्वेश्चन में हमें परेशान करता है? अब एक मान लो मैं बिलोंग करती हूँ हज प्लस अदर स्टेट में से, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ओनली सप्लाईज ऑफ गुड्स में डील करती हूँ, मेरी कुछ गुड्स में डील करने का मेरा काम है। बट मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो तो सर्विस हो गई, तो क्या मेरी लिमिट घट के 20 लाख हो जाएगी? नो। क्या बोला गया है? इन केस ऑफ इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट डिपॉजिट से कमा रहे हो उसकी वजह से आपकी लिमिट 40 से 20 नहीं की जाएगी। ध्यान रखना एग्जम्प्टेड जो है टर्नओवर में तो ऐड होगा, टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन ऐड होने वाला है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट वाला पोर्शन ऐड होने वाला है। बट ड्यू टू दिस इंटरेस्ट योर 40 लाख विल नॉट बी रिड्यूस टू द 20 लाख। 40 लाख अगर आपके पास सिर्फ आप एक्सक्लूसिव गुड्स में डील कर रहे हो, उसके अलावा सिर्फ आपके टर्नओवर सिर्फ एक्सक्लूसिव गुड्स में है, बट आपका इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम द डिपॉजिट, उसकी वजह से आपकी टर्नओवर 40 to 20 नहीं की जाएगी, ओनली ड्यू टू द इंटरेस्ट वाला पोर्शन, उसकी वजह से 40 to 20 नहीं की जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर में तो वो ऐड होने वाला है ड्यू टू द एग्जम्प्टेड सप्लाई। चलिए आई होप आपको यहां तक अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब दूसरी पॉइंट, इसके लिए एक प्रोविजो भी है, और कुछ अमेंडमेंट भी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोविजो पे। प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोविजो बोलता है अगर आपकी 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख वाली लिमिट कुछ स्टेज पे अप्लाई नहीं होगी, कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होगी। एक्सेप्शन टू दिस एग्जम्पशन, 40 लाख के लिए एग्जम्पशन मिली हमें कि अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिव गुड्स में डील कर रहे हो तो 40 लाख मिल जाएगा। बट एक्सेप्शन क्या है? किस किस को नहीं मिलेगा? किस किस को? Exempts any person who is engaged in the exclusively supply of goods and whose aggregate turnover does not exceed the 40 lakh. Exception क्या है इसकी? Exception to this exemption, person required to make compulsory registration. अब आपने compulsory registration लेना है तो क्या होगा? आपने compulsory registration लेना है तो क्या 40 क्या 20? जब आपने registration ले दिया तो टैक्स तो आपने पे करना है, तो वहां पे आपको ये अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद अगर आप PAIT में हो, नॉर्मल PAIT होता है, उसमें से एक काट दीजिए, पान मसाला, एरिएटेड वाटर,
आइसक्रीम एंड टोबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम एंड टोबैको, एरेटेड वाटर को कट कर दीजिए। बाकी के केस में लिमिट कितनी हो जाएगी 20 lakhs, बिकॉज इनको वो एक्सेप्शन एग्जाम्पशन वाली एक्सेप्शन में से हटा दिया गया है, एग्जाम्पशन से हटा दिया गया। मतलब एरिएटेड वाटर के लिए 40 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ध्यान रखना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केस में क्या 40 क्या 20, जब आपने रजिस्ट्रेशन लेना ही है तो लेना ही है, 40 की लिमिट कोई मायने ही नहीं रखती है। बट इन केस ऑफ PAIT में से ए कट कर दीजिए। पान मसाला, अगर आप पान मसाला सप्लाई कर रहे हो, पान मसाला सप्लाई कर रहे हो और क्या सप्लाई कर रहे हो, टोबैको कर रहे हो और आइसक्रीम एंड एडिबल आइस कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी 20। बट एरिएटेड वाटर नहीं है, ध्यान रखना। तो एरिएटेड वाटर के लिए कितनी होगी माइनस प्लस 40 lakhs। एरिएटेड वाटर के लिए कितनी हो जाएगी 40 lakhs। मतलब जो 40 lakhs की एग्जाम्पशन हमें दी थी, 40 lakhs की एग्जाम्पशन दी थी, उसके लिए भी एक्सेप्शन है। माइनस जो करा था उसको भी हटा दिया, मतलब आप फिर से 20 में आ जाइए। चाहे आप एक्सक्लूसिव गुड्स में है बट स्टिल आप 20 में आ जाइए अगर आप इन चीजों में डील कर रहे हो। उसके बाद आता है, उसके बाद अगर आप स्पेशल स्टेट में हो तो ऑब्वियस सी बात है 10-20 अगर आप पे अप्लाई होगी तो 40 का केस लगेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, अगर आप 10-20 स्पेशल स्टेट में आते हो तो 40 का केस आप पे जाएगा ही नहीं। उसके बाद अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपने कहा नहीं मुझे तो रजिस्ट्रेशन लेना है चाहे मेरी लिमिट 40 lakhs है, तो गवर्नमेंट थोड़ा आपको रोकेगी, आप लो टैक्स पे करो, तो भी आप पे वो 40 lakhs वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अब इस पॉइंट में है कुछ अमेंडमेंट, हम देख लेते हैं फटाफट से नवंबर 22 वाली अमेंडमेंट का पॉइंट। चलिए, ये 3 सेक्शंस में डिटेल में इसलिए ले रही हूं बिकॉज ये 3 सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली यहां से हमें मिल जाता है। चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपना अमेंडमेंट वाला पॉइंट। ये आ गया जी अमेंडमेंट वाला पॉइंट। 40 lakhs की जो लिमिट है उसकी एक्सेप्शन से और चीजों को भी हटाया गया है। पर्सन्स engaged in making a supply of following goods will not be eligible to avail the benefit for the 40 lakhs। इनके लिए भी 40 lakhs के बेनिफिट को हटा दिया गया है। कब से हटा दिया गया? फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ 1/4/2022। 1/4/2022 क्या क्या ऐड कर दी गया है? देखो, फ्लाई ऐश ब्रिक, लर्न नहीं करना, इनको माइंड में रखना है। फ्लाई ऐश ब्रिक हो गया, फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट हो गया, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हो गए। फ्लाई ऐश ब्रिक हो गया, ठीक है, एग्रीगेटेड विद 90% और मोर फ्लाई ऐश होना चाहिए उसमें, एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हो गया। उसके बाद बिल्डिंग ब्रिक्स हो गई, अर्थन और रूफन टाइल हो गई। अर्थन एंड रूफन टाइल्स पे भी 40 lakhs नहीं मिलेगा, बाकी एलिजिबल है, ध्यान रखना। अर्थन एंड रूफन टाइल्स को कवर नहीं कर रहा है, बाकी सब 40 में कवर हो जाएंगी। उसके बाद ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड सिमिलर सिलिकस अर्थ। क्या बोला इन्होंने? सिंपल सी बात, हमने पहले क्या पढ़ा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला हटा दो, वॉलंटरी वाला हटा दो, स्पेशल स्टेट हटा दो, और हमने क्या पढ़ा? पान मसाला एरिएटेड वाटर कवर नहीं है बिकॉज एरिएटेड वाला 40 lakhs में ही आएगा। आइसक्रीम एंड टबैको वाला आ गया। उसके बाद और चीजों को क्या डाला गया, और कौन कौन सी चीजें डाल दी गई? अर्थन और रूफन टाइल, ध्यान रखना अदर टाइल कवर नहीं होगी। अर्थन और रूफन में बार बार रिपीट करूं सो दैट आपको माइंड में फिट हो जाए। अर्थन और रूफन टाइल, उसके बाद बिल्डिंग ब्रिक्स, और कौन सी ब्रिक्स? ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ। उसके बाद फ्लाई ऐश ब्रिक हो गई, कंटेंट एग्रीगेट विद 90% और फ्लाई ऐश कंटेंट और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हो गए। इन चीजों को भी क्या करा गया है? उस एग्जम्पशन लिमिट से हटा दिया गया है। एक सेकेंड प्लीज। पहले इनको मिल जाती थी बिकॉज ये एक्सेप्शन में कवर नहीं थे, अब इनको एक्सेप्शन में कवर कर दिए तो इनको भी 40 lakhs की जो लिमिट है वो नहीं मिलने वाली है। इनको भी 40 lakhs की जो लिमिट है वो कवर नहीं मिल। देखो, एनहांस लिमिट ऑफ द 40 lakhs फॉर द रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टू द पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाई मेकिंग द, क्या सप्लाई कर रहा है? ये सब चीजें जो हमने पढ़ी हैं, will not be available, enhanced limit of 40 lakhs will not be available to these types of goods। जो हमने गुड्स की डिस्क्रिप्शन अभी दी है, कब से नहीं है? 1/4/2022, 1/4/2022, 1 अप्रैल 2022 से ये हमें अवेलेबल नहीं है।
चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट अमेंडमेंट जो इस पॉइंट से रिलेटेड था। 2 अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जहां जहां रेलेवेंट होगी वहां वहां मैं आपको कवर करवा दूंगी। ये 3 जो टॉपिक्स हैं उसको मैं डिटेल में लेना चाहती हूँ बिकॉज इन 3 से क्वेश्चन हमें मिल जाता है। सो प्लीज डू नॉट वरी कि हमें जल्दी जल्दी करना है, जैसे जैसे मैं कवर कर रही हूँ प्लीज आप कवर करते चलिएगा। उसके बाद चलिए इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमने कितने अच्छे से कर लिया है। देखो, पृथ्वीराज ऑफ असम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में है ऑफ शूज में डील कर रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है 22 लाख। आसाम में है, ध्यान रखना आसाम में है मतलब हज प्लस अदर 40 में वो कवर हो रहा है। इन द व्यू ऑफ डिस्कशन पैरा नॉर्मल उसकी कितनी है 40 लाख, तो लाइबल की रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कौन सी तीनों कैटेगरी में है। 40 लाख वाली कैटेगरी में है बिकॉज आसाम वहां पर कवर है। दूसरा हमने चेक करने क्या एग्जाम्पशन है, एक्सेप्शन वाली में तो नहीं आ रहा, एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा, नहीं वो शूज में डील कर रहा है, शूज कहीं भी हमने एक्सेप्शन में नहीं पढ़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद अगर बाकी सब तो सेम रहता बट वो पान मसाला में डील कर रहा होता, बाकी सब तो सेम रहता बट वो पान मसाला में डील कर रहा होता, तो क्या 40 लाख की टर्नओवर उसको मिलती थ्रेशोल्ड? नो। अगर वो पान मसाला में डील कर रहा होता तो उसको 20 लाख की टर्नओवर एप्लीकेबल होती, तो यहाँ पर वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन होता। अब आप मुझे बताओ अगर वो एरिएटेड वाटर में डील कर रहा होता तो क्या लिमिट 20 लाख होती? नहीं, एरिएटेड वाटर के केस में लिमिट 40 लाख ही रहती। ध्यान रखना ये 4 चीजें एक साथ आती हैं, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, बट यहाँ पर एरिएटेड वाटर को कट किया गया है, मतलब एरिएटेड वाटर को एक्सेप्शन में नहीं रखा है। 40 लाख के लिए वो एलिजिबल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने कैटेगरी चूज करनी है, कैटेगरी के बाद एक्सेप्शन देखनी है। ध्यान रखना इंटरेस्ट की वजह से जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आ रहा है उसकी वजह से एक्सेप्शन, उसकी वजह से एग्जाम्पशन पे कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद 6th वाला जो इलस्ट्रेशन है वो एक बार चेक कर लीजिए। 6th वाले मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे करना है। तेलंगाना आ गया ना, तो तेलंगाना में क्या होगा, सेकंड वाले में कवर है तेलंगाना सेकंड में कवर है, 20 लाख की लिमिट थ्रेशोल्ड हो जाएगी, तो नॉर्मल 20 लाख इसके लिए डन कर देना है। चलिए उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन कहां पर लेना है, रजिस्ट्रेशन वहां पर लेना है जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। मतलब अगर किसी प्लेस से वो एग्जाम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर तो कंप्लीट चेक करनी है, पर रजिस्ट्रेशन वहां लेना है जहां से वो क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। चलिए उसके बाद 1-2 पॉइंट मेन बेयर पॉइंट में थे वो भी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद आ रहा है एवरी पर्सन ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे। एवरी पर्सन ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, जिस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने, जिस दिन जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया था पुराने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को, जब वो अपॉइंटेड डेट थी 22 जून 70, वो कब से लाइबल थे विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, वो कब से लाइबल थे विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट जो कि 22 जून 17 था। उसके बाद वेयर अ बिजनेस कैरिड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, अगर एक टैक्सेबल पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है रजिस्टर्ड अंडर द ट्रांसफर्ड, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट में रजिस्टर्ड है और ट्रांसफर कर देता है ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज एनी पर्सन गोइंग कंसर्न वाले का वो ट्रांसफर कर देता है, तो कौन सी डेट से लायबल होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया बिजनेस, वो किस डेट से लायबल होगा, जिस डेट पे वो ट्रांसफर हुआ है, जिस डेट पे वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। डीमर्जर के केस में जिस डेट पे वो डीमर्ज हुआ है, ये सब चीजें आ जाएंगी। चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सेक्शन 22 हमारा फिनिश हुआ। सेक्शन 22 में बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली नहीं है। उसके बाद मैं जिस चीज पे जितना टाइम लगा रही हूँ प्लीज उतना टाइम दीजिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी बाफकेट करके चल रही हूँ टाइम को कि किस चीज पे ज्यादा लगाना है किस चीज पे कम लगाना है। उसके बाद सेक्शन 22 के बाद आता है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है कि आपको कब कब पर्सन नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, कब कब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, कब कब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है।
ये चीजें ऐसी हैं, हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, लॉजिक बिठाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कब कब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, हमने 22 में पढ़ा था, जब आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तभी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो क्या आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो 23 में वो कवर कर दिया कि जब आप ओनली एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एन एग्रीकल्चरिस्ट को तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, टू द एक्सटेंट जितना वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से कर रहा है वहां तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या, या वो खुद से कर रहा है ओन लेबर, या फैमिली की लेबर, या फिर वो कैश में सर्वेंट अपॉइंट कर रहा है, तो भी वो एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू द सप्लाई ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आउट ऑफ दैट कल्टीवेशन ऑफ लैंड तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले एक बात पढ़ो, लर्न करने का तरीका। हर जगह निमोनिक्स में नहीं बनाऊंगी बिकॉज याद भी नहीं रहते हैं, सो आई गिविंग यू द पॉइंट्स कि लर्न कैसे करना है। हमने 22 में क्या पढ़ा था, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां से आपने टर्नओवर, वहां से आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कब नहीं लेना, जहां से आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, एग्रीगेट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर वाली सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको नहीं लेना है। देश बंधु क्या कर रहा है, देश बंधु इज एन एग्रीकल्चरिस्ट in the cultivation of wheat in his field in the state of Punjab. He was exclusively engaged in the wheat cultivation, exclusively wheat cultivation में लगा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, एक्सक्लूसिवली व्हीट कल्टीवेशन में लगा हुआ है, तो उस रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। बट इस साल में क्या करा उसने, ध्यान रखना मैं कुछ पॉइंट बता रही हूं, इस साल में क्या करा उसने, कुछ और बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। करंट ईयर की टर्नओवर कितनी है उसकी, 32 लाख फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस एंड 9 लाख फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ राइस। ट्रेडिंग कर रहा है राइस में, कल्टीवेशन ऑफ लैंड वो नहीं है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड वो नहीं है। तो हमने क्या करना होता है, अब कल्टीवेशन ऑफ लैंड अगर होता तो हम उसको कहते हैं आप एग्जम्प्टेड हो, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर वो सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चर वाली चीजों में डील कर रहा है। बट अभी उसने क्या कर दिया, ट्रेडिंग प्लस एग्रीकल्चर मिक्स कर दिया। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यस, बिकॉज एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल दोनों ऐड है। तो ऐड कर दिया, पंजाब के अदर स्टेट में आ जाएगा, 41 लैक्स हो गया, 40 लैक्स की उसकी थ्रेशोल्ड थी, 41 लैक्स हो गया, ओके वो करेगा। अब हमें देखना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन कहां लेना है, रजिस्ट्रेशन अगर उसने कहां लेना है, ध्यान रखना, टैक्सेबल सप्लाई किस स्टेट में करा है उसने, टैक्सेबल सप्लाई भी पंजाब में करा है तो पंजाब में लेंगे। अगर उसने क्या करा होता, किसी और सप्लाई किसी और स्टेट में करा होता, तो जहां पर टैक्सेबल सप्लाई की थी वहां से रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर से पॉइंट्स में रिपीट कर रही हूं, एग्रीगेट टर्नओवर करते हो तो सबको टोटल करना है, चाहे वो एग्जम्प्टेड है, सबको टाई वाले पॉइंट्स लेने हैं। बट रजिस्ट्रेशन कहां पे लेना है, वहां पे लेना है जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो टैक्सेबल सप्लाई वो पंजाब से कर रहा है, बिल्कुल राइस में ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो पंजाब में रजिस्ट्रेशन लेगा, आई होप आपको समझ में आया हमने क्या पढ़ा। 23 क्या कह रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कब नहीं लेना है, आपने पढ़ा था टैक्सेबल वाले में लेना है, सिर्फ एग्जम्प्ट में डील कर रहे हो तो नहीं लेना है। एग्रीकल्चरिस्ट जो कि कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तब तक उसको नहीं लेना है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स आते हैं, देखिए फटाफट से। पर्सन मेकिंग ओनली द रिवर्स चार्ज सप्लाई, मैं क्या हूं, सप्लायर हूं। रिवर्स चार्ज का मतलब कौन है, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट इज लायबल, रिसिपिएंट लायबल है टैक्स देने के लिए। तो रिसिपिएंट लायबल है, तो मैंने टैक्स ही नहीं लेना, तो मुझे रजिस्ट्रेशन ही क्यों लेने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इन केस पर्सन मेकिंग ओनली द आरसीएम वाली सप्लाई, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई, आई एम मेकिंग द रिवर्स चार्ज सप्लाई, अदर पर्सन इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन बिकॉज he will be paying the tax under the RCM। तो मैं सिर्फ RCM में डील कर रही हूँ, RCM वाली गुड्स को सेल कर रही हूँ, तो I am not liable for the registration because I am making only the reverse charge supplies। टॉपिक वाइज कुछ इसको टॉपिक लॉजिक वाइज लर्न रखना है। हर जगह हमने निमोनिक्स पे नहीं डालने, निमोनिक्स वहां डालने हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद person making the interstate supplies,
ये पॉइंट ध्यान में रखना। क्या होता है इन केस, हमने ये बात पढ़ी थी कि इंटरस्टेट अगर हम टैक्स इंटरस्टेट अगर हम सप्लाई करते हैं, अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स की कर रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। बट आप इंटरस्टेट सप्लाई आप किसकी कर रहे हो, सर्विसेज की कर रहे हो। इंटरस्टेट सप्लाई किसकी कर रहे हो, सर्विसेज की कर रहे हो, तो आपको जो 20 लाख तक है वो एग्जम्पशन मिल जाती है। तो आपको 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। गुड्स के केस में भी, हैंडीक्राफ्ट वाली गुड्स है तो भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब हम यहाँ पढ़ रहे हैं किन किन को लेना रिक्वायर्ड नहीं है। तो सर्विस के केस में इंटरस्टेट सप्लाईज अगर आप कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विस कर रहे हो, तो 20 लाख तक आपको एग्जम्पशन है। 20 लाख तक आपको क्या है, एग्जम्पशन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से। ठीक है। और दूसरा, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई और गुड्स में डील कर रहे हो, गुड्स अगर आप करते हो इंटरस्टेट सप्लाई, तो क्या होता है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स या अदर नोटिफाइड गुड्स के केस में आपको 20 लाख तक की एग्जम्पशन गिवन है। सिंपल सी बात है। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, सर्विस के केस में भी एग्जम्पशन है, गुड्स के केस में आपको एग्जम्पशन है फॉर द हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड प्रोडक्ट्स के केस में आपको एग्जम्पशन है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड केस के गुड्स के आपको एग्जम्पशन दी गई है इंटरस्टेट सप्लाई के केस में। अदरवाइज क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, जो कि हम मैंडेटरी वाले सेक्शन में देखेंगे, देखने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा, किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, किस किस को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, फटाफट से बताइए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है तो नहीं है। एग्रीकल्चर टू द एक्सटेंट कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, तो भी अभी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो कंपल्सरी है एक्सेप्ट द हैंडीक्राफ्ट एंड नोटिफाइड गुड्स। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको 20 लाख की थ्रेशोल्ड अवेलेबल है। उसके बाद क्या पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद पॉइंट आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में भी क्या बोला गया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो मैंडेटरी है, बट जो नोटिफाइड गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उसके केस में आपको एग्जम्पशन गिवन है। चलिए, उसके बाद क्या आता है, अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है, ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है, मान लो आप जोमेटो स्विगी के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, ईसीओ के थ्रू अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायरमेंट है। अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हो, बट अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो 20 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। चलिए, एक पॉइंट आएगा लास्ट में, मैं क्या करूंगी, अभी ईसीओ के कुछ पॉइंट हम रिवर्स चार्ज में पढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगी, कंबाइंड चार्ट आपको बना के दूंगी ईसीओ का। ईसीओ के जितने भी पॉइंट्स आएंगे जीएसटी में, सारे के सारे हम एक चार्ट में क्लब कर लेंगे, ठीक है। ईसीओ के जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर आप ईसीओ के थ्रू, अगर मैं पर्सन ईसीओ के थ्रू गुड्स को सप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना। अगर मैं ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रही हूँ तो 20 लाख तक की मुझे एग्जम्पशन गिवन है। चलिए, उसके बाद एक जो है सर्कुलर जो है यहाँ पर, वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा है वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट एज पर द एपीएमसी एक्ट के थ्रू जो कमीशन एजेंट है वो सेल परचेज कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल परचेज कर रहा है
ए क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ मिस्टर बी हु इज अ कमीशन एजेंट, हु इज अ कमीशन एजेंट एज पर द, मिस्टर ए क्या कर रहा है, कमीशन एजेंट के थ्रू सेल कर रहा है। मिस्टर ए क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है, किसके थ्रू बेच रहा है, कमीशन एजेंट के थ्रू बेच रहा है। कमीशन एजेंट वो कैसे है, एज पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के थ्रू वो क्या है, कमीशन एजेंट है। मिस्टर बी आइडेंटिफाइज द बायर एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस on the behalf of Mr. A in cases where the invoice is directly issued by the Mr. A to the buyer। अगर Mr. A directly invoices issue कर रहा है, किसको, बायर को इशू कर रहा है, Mr. B, the commission agent does not fall under the category of the agent। अगर वो डायरेक्टली सेल कर रहा है तो वो एजेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। however अगर वो इसके थ्रू सेल कर रहा है, अगर वो इसके थ्रू सेल कर रहा है तो किसमें आ जाएगा, वो एजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। Hence in such case service supplied by the commission agent Mr. B on behalf of the principal without consideration, तो वो क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। इस पॉइंट को भी अगर आपको नहीं समझ आए, इट्स ओके, सप्लाई में हम कवर इसको कर लेंगे। आप सप्लाई देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हमने क्या बोला, अगर आप कमीशन एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हो, मतलब अगर वो अपने बिहाफ पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर एग्रीकल्चर ने इसको भेजी तो वो सप्लाई बन जाएगी। अगर वो इसके थ्रू सेल नहीं कर रहा तो ये क्या है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग एजेंट ही नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग एजेंट नहीं माना जाएगा। चलिए द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है कमीशन एजेंट की, वो हम देखते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन एज पर सेक्शन 24 अ पर्सन लायबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, जो हम सेक्शन 24 पढ़ेंगे, अगर कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसी और के बिहाफ पे, आप एज एन एजेंट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो किसी और के बिहाफ पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, मैंडेटरी है। अकॉर्डिंगली कमीशन एजेंट विल गेट द लायबल टू गेट द मैंडेटरी रजिस्टर्ड अंडर दिस ओनली बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। कब उसको लायबल होना है रजिस्ट्रेशन लेना, पहली बात तो प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और सप्लाई भी टैक्सेबल। सिंपल सी बात, एजेंट को जबरदस्ती का रजिस्ट्रेशन कब लेना है, दो चीजें देखनी है, जब प्रिंसिपल भी टैक्सेबल पर्सन हो, सेकंड चीज प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन हो पहली बात तो, सेकंड चीज सप्लाई भी टैक्सेबल हो। तो एग्रीकल्चर के केस में क्या है, एग्रीकल्चर के केस में क्या है, प्रिंसिपल टैक्सेबल हो ना हो, सेकंड केस जो सप्लाई वो बेच रहा है, एग्रीकल्चर सप्लाई जो बेच रहा है वो तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। तो जो कमीशन एजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी नहीं है। कमीशन का पॉइंट मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। सप्लाई वाले चैप्टर में क्या बोला गया है, सप्लाई वाला चैप्टर क्या देखो सबसे पहले सेक्शन 24 क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन एज अ कमीशन एजेंट, अगर कोई पर्सन एज अ एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है प्लस टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो इसको क्या करवाना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसमें हमने क्या पढ़ा, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं कमीशन एजेंट हूँ, मैं एग्रीकल्चर वाला सामान बेच रही हूँ प्रिंसिपल के बिहाफ पे, पहली बात तो प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं है, दूसरा जो मैं सप्लाई बेच रही हूँ वो एग्रीकल्चर वाली सप्लाई है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। तो मैं एज ए कमीशन एजेंट, एग्रीकल्चर वाला कमीशन एजेंट, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। जो 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आएगा मैं वहां पर एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाऊंगी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब लेना है, जब आप टैक्सेबल बेच रहे हो प्लस आप टैक्सेबल सप्लाई बेच रहे हो, जो आपका प्रिंसिपल भी टैक्सेबल है प्लस आपकी सप्लाईज भी टैक्सेबल हैं। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, तो एग्रीकल्चर वाला जो कमीशन एजेंट है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए उसके बाद However, where a commission agent is liable to pay the tax under the RCM, अगर कमीशन एजेंट को RCM में टैक्स देना है तो उसको कंपल्सरी
तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब कब होती है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब कब होती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। मैं फिर से आपको लिंक करवाऊंगी। आ जाइए, सेक्शन नंबर 22 हमने कर लिया, सेक्शन नंबर 23 कर लिया, अब आ जाइए सेक्शन नंबर 24 पे। सेक्शन नंबर 24 पे आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब कब है। अब मैं लिंक करती जाऊंगी सेक्शन नंबर 23 के साथ। मैंने पर्पसली पहले 23 पढ़ाया है सो दैट आपका दोबारा से वो रिवाइज हो जाए। सबसे पहली बात, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब लेना है आपने? पर्सन मेकिंग द इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इन्होंने तो ये बोल दिया कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं? नंबर 1, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अगर गुड्स है, गुड्स के केस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल है, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट वाली गुड्स, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट वाली गुड्स। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के गुड्स के केस में एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है, बट सर्विस के केस में आपको एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है। तो कंपल्सरी कब लेना पड़ेगा? गुड्स के केस में लेना पड़ेगा। कंपल्सरी आपको कब लेना पड़ेगा? गुड्स के केस में लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वहां पर आपको हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना कब नहीं है? जब वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की गुड्स सेल कर रहा है। ध्यान रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी लेना है, बट अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई नोटिफाइड गुड्स की कर रहे हो, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नोटिफाइड गुड्स की कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट की कर रहा है, तो नहीं लेना, क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं एज अ सप्लायर मैं ऐसी गुड्स बेच रही हूँ जिसपे आरसीएम में सामने वाले पर्सन को टैक्स देना है, तो मैं कहां पर बच गई? मैं बच गई सेक्शन नंबर 23 में, बिकॉज आई एम नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। बट वो कहां पर फंस गया? वो फंस गया सेक्शन नंबर 24 में, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फंस गया। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआईटीपीएस जो होते हैं, उनको भी क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में क्या बोलेंगे? ईसीओ को लायबल है, ईसीओ को तो लेना ही लेना है। कब लेना है? ईसीओ को तो लेना ही लेना है। ईसीओ कौन कौन से ईसीओ है? 95 वाले ईसीओ, 95 वाले ईसीओ कौन कौन से हैं? पहले तो हैट कवर था, पहले तो क्या कवर था? हैट कवर था। हैट के साथ रेस्टोरेंट कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे? कौन कौन से ईसीओ की बात कर रहा है ये? हैट मतलब हाउसकीपिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट वाली सर्विस। हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टो, ये वाले जो ईसीओ में 95 में कवर है। हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टो। ध्यान रखना, हाउसकीपिंग एंड अकोमोडेशन के केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ईसीओ को रिक्वायर्ड, ओके, ईसीओ लायबल नहीं होगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, 95 के ईसीओ कौन कौन से हैं? पहले थे हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ क्या ऐड हो गया? रेस्टोरेंट्स भी ऐड हो गए, उसके साथ क्या हो गया? रेस्टोरेंट्स भी ऐड हो गए हैं। चलिए, ये हम ईसीओ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउसकीपिंग एंड अकोमोडेशन के केस में सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स देगा। अभी आप इतना ध्यान रखो, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये चार कौन है? 95 के ईसीओ हैं। उसके बाद अगर ऐसा पर्सन जो कंपल्सरी रिक्वायर्ड है टैक्स डिडक्ट करने का, टीडीएस, टीसीएस वाले पर्सन है, चाहे वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, नॉर्मली टीडीएस, टीसीएस वाला उनको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा। टीडीएस, टीसीएस वाला रजिस्ट्रेशन उनको कंपल्सरी लेना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ओआईडीआर वालों को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिन्होंने 95 में टैक्स देना है उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। समझ में आएंगी तो लर्न हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आरसीएम से मैं आरसीएम वाली सिर्फ सारी सप्लाई आरसीएम की करी तो मैं कहां बच जाऊंगी? 23 में, बिकॉज 23 में ये बताया गया कि आपको कब नहीं लेना है, 24 में बताया कब लेना है। सामने वाला पर्सन कहां फंस गया? सेक्शन नंबर 24
4 में फंस गया। चलिए हमारे यहाँ पर 3 सेक्शन कवर हुए, तीनों सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इस पे टाइम लगा दिया है अच्छा खासा, सो प्लीज आप इसको अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। अब आपने क्या करना है, सेक्शन 22, 3, 4 इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। एक बार अच्छे से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। बाय बाय, टेक केयर।